हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। कक्षा 9 का अध्याय नंबर 6 जनसंख्या आज का टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं की जाएगी। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग करते ही वे स्वयं विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। यानी जिसका प्रयोग मानव कर लेता है क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। कोयला तब तक एक चट्टान का टुकड़ा था जब तक मानव ने उसको प्राप्त नहीं किया था, तकनीकी आविष्कार करके उसका संसाधन नहीं बनाया गया था। आगे है, प्राकृतिक घटनाएं क्या हैं? बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं। बाढ़ या सुनामी या और कोई भी घटना जो ज़्यादा आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं उन्हें आपदा बोला जाता है। यानी आपदा जंगलों में नहीं आती है, आपदा आती है जहां लोग रहते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का आधारित तो है। सामाजिक अध्ययन में आधार तत्व किसका? जनसंख्या का। ये है एक संदर्भ बिंदु है जिसमें दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। इसके अर्थ और महत्व याद किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। यानी किसके लिए? मानव के लिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि वन है वो मानव प्रयोग करता है, पशु मानव प्रयोग करता है। यानी सब के सब संसाधन हैं जो मानव के साथ जुड़े हैं। जनसंख्या वितरण, वृद्धि, विशेषताएं या गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखते हैं जनगणना एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी एक निश्चित समय अंतराल, जैसे भारत में 10 वर्ष के अंतर पर जनगणना की जाती है। जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण भारत की जनगणना की गई थी। शुरुआत 1872, संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारतीय जनगणना जनसंख्या की है, सामाजिक आर्थिक कि किसके? जनसंख्या की है, सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। यह कोई खास नहीं है। जनसंख्या का आकार और वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण है। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यानी विश्व की 100 है, 100 में से 17% भारत में थी। 12.8 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। असमान का मतलब है कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं कम जनसंख्या है। और विश्व की जनसंख्या तो है भारत में 17.5, लेकिन विश्व का जो सतल है 100%, उसमें से केवल 2.4 ही भारत के पास है। यानी जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्रफल बहुत कम है भारत का। यहाँ पर भारत की जनसंख्या दिखाई गई है। कितनी जनसंख्या है? 17.5 विश्व की, संपूर्ण विश्व है, इसमें इतनी भारत की है। और बाकी विश्व में कितनी है? 82.5। क्षेत्रफल कितना भारत का? मात्र 2.4 है। और शेष कितना है? 97.64 विश्व के पास है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, याद रखेंगे इनको। - 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। जहाँ की आबादी कितनी है? 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करती है। भारत में विश्व की 17 है और उत्तर प्रदेश में भारत की 16% है। याद रखेंगे इसको। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में सिक्किम की आबादी कितनी है? मात्र 6 लाख है। सिक्किम की आबादी कितनी है? 6 लाख है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग रहते हैं।
यहाँ पर ये सभी राज्यों का विवरण दिखाया गया है, एक बार देख लीजिए इनको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। सबसे अधिक जनसंख्या 16% किस में है? उत्तर प्रदेश नंबर 1। फिर उसके बाद 9% बिहार में है और 9% महाराष्ट्र में है, लेकिन सेकंड नंबर महाराष्ट्र का आता है, तीसरा नंबर बिहार का आता है, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का नंबर, फोर्थ नंबर पश्चिम बंगाल का है। राजस्थान की 6% है। आप केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल को याद रखेंगे। भारत की आबादी का आधा प्रतिशत, नहीं पूरे भारत की आधी आबादी कितने राज्यों में रहती है? 5 राज्यों में रहती है, याद रखेंगे। कौन से राज्य हैं? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान में जनसंख्या कितनी है? 5.5% है पूरे भारत की, लगभग 6%। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है? आपको पता है कि भारत में असमान जनसंख्या वितरण क्यों है? क्योंकि उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है। राजस्थान में रेतीला है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया है, सिक्किम में पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर लोगों के रहने योग्य स्थान है, वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत किया गया, आगे बताया गया है। प्रति इकाई यानी एक इकाई है या में रहने वाले लोगों की संख्या का जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी एक इस इकाई में कितने लोग रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, यानी भारत का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है विश्व में। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रति का मतलब यहाँ पर किलोमीटर से है, प्रति इकाई प्रति किलोमीटर। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे अधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में, और बिहार में कितने रहते हैं? 1102 रहते हैं। देख लीजिए मैप में दिखाया गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में है, सबसे कम कहाँ है। यहाँ पर लिखा गया है सबसे कम, जो ग्रीन है सबसे कम में हरे द्वारा दिखाया गया है। हरा रंग देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये पहाड़ी एरिया पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कैसा है? पीले रंग में है, यानी 500 से लेकर और 501 तक है हरियाणा में। जो जिस राज्य से संबंधित है वो अपने राज्य का जनसंख्या घनत्व याद रखें। हरियाणा किस में आता है? 501 से लेकर 750 तक आता है। मैं हरियाणा से संबंधित हूँ। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद, यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। और कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक कश्मीर और लद्दाख। कब बने? 5/8/19। और तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। याद रखेंगे दोनों की दोनों डेट। ढाई सौ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम बताइए। आपने ऊपर देखे थे पर्वतीय क्षेत्र और प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं, इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों है? असम एवं
अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। असम का और जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं इनका जनसंख्या घनत्व कैसा है? मध्यम है। पहाड़ी, कटे फटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा वाले, छिलछले एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व को कौन प्रभावित करते हैं? आपने देखे हैं, सब कारण यहाँ लिखे हैं। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। यहाँ पर समतल मैदान भी है, उपजाऊ मिट्टी भी है, पर्याप्त वर्षा भी होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों का नाम बताइए। आपने देखा था उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, तीनों क्या हैं? अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। आगे है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या बदलती रहती है, कभी जनसंख्या कम, कभी जनसंख्या अधिक। कहीं पर आबादी की जनसंख्या वितरण संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। क्यों होता है परिवर्तन? जन्म से कोई व्यक्ति जन्म हो गया किसी का, किसी की मृत्यु हो गई, कोई प्रवास करके वहाँ चला गया, या वहाँ जहाँ से जाता वहाँ कम हो जाते हैं और जहाँ पहुँचता है वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। आगे है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है कि किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन। आगे है इस प्रकार के परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है सापेक्ष वृद्धि, दूसरा होता है प्रतिवर्ष वृद्धि। इसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ती जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होती है। यानी एक वर्ष मान लो कोई, या प्रति दशक में, यानी 10 साल में भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। बढ़ती जनसंख्या या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर, यानी जो जनसंख्या 2011 में थी, 1 में थी, उसमें से 2011 की जनसंख्या को घटाकर जो बचता है उसे बोलते हैं निरपेक्ष वृद्धि। याद रखेंगे, निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है? जो पिछली जनसंख्या वृद्धि है उसमें से वर्तमान की घटा के जो बचती है, इस प्रकार उसको प्राप्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, इसका अध्ययन प्रति वर्ष किया जाता है। प्रति वर्ष किसमें किया जाता है? प्रतिशत में। प्रति वर्ष यानी 2% वृद्धि की दर से अर्थ है कि मतलब 100 व्यक्ति हैं, किसी मूल स्थान पे व्यक्तियों में वृद्धि हो रही है, एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है उसे बोलते हैं वार्षिक वृद्धि दर। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है उसे बोलते हैं वार्षिक वृद्धि दर। भारत की आबादी 1951 में, कब? 1951 में कितनी थी? 3610 लाख से बढ़कर 2011 में, 1951 में कितनी? 3610 लाख से बढ़कर 2011 में कितनी होगी? 12,100 लाख हो गई। वर्ष 1991 में कितनी थी? आपने ऊपर देखा है 3610, और 2011 में कितनी है? 1210.6। प्रतिशत में देखें कितनी वृद्धि थी? 1.25 वृद्धि थी। वर्तमान में कितनी वृद्धि है? 1.64 वृद्धि है। ये वृद्धि यहाँ पर कम थी, यहाँ पर अधिक है। कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना। यानी जन्म दर में तो गिरावट नहीं आई, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ गई है। 1981 की बात है, इसमें धीरे धीरे वृद्धि कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी आई, और फिर क्या हुआ आगे? फिर बात बनी, फिर आगे केवल 1990 में, कब? 1990 में जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वृद्धि आज तक कभी नहीं हुई थी। ये कोई ज़रूरी को नहीं, ये बात इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए, वृद्धि दर में कमी और जन्म दर में नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि जारी है। 2045 तक, कब तक? 2045 तक भारत
चीन को पीछे छोड़ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। याद रखेंगे यहाँ से 2045 तक। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। कौन सी हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर कैसी वृद्धि होती है? जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। ये वृद्धि प्लस में भी हो सकती है और ये वृद्धि माइनस में भी हो सकती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यानी एक वर्ष में जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे बोला था जन्म दर। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक होती है। यानी भारत में जन्म वाले बच्चे अधिक हैं और मरने वाले कम वृद्ध हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यानी 1000 पर एक साल में जो जितने व्यक्ति मरते हैं उसे बोलते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर पर तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। यानी भारत में मृत्यु दर में तो कमी आई है, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं आई है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, यानी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर। इसी प्रकार एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्मने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। भारत में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, और लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर की मुख्य कारण रहा है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या रहा है? भारत में जो जनसंख्या दर है उसमें वृद्धि रही है, लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण रहा है, क्योंकि जन्म दर तो ज्यों की त्यों है, जो मृत्यु दर इसमें कमी आई है। 1980 तक उस जन्म दर तथा उस मृत्यु दर लगातार गिरावट के कारण जन्म दर मृत्यु दर काफ़ी बड़ा अंतर पाया जाता था। 1980 की बात है, इससे पहले जन्म दर भी उस थी और मृत्यु दर भी उस थी, दोनों लगभग सेम थी। उस समय जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम थी। 1981 से धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि में कमी आने लगी थी, जन्म दर में गिरावट आई। अब भी जन्म दर में गिरावट जारी है, लेकिन जन्म दर गिरावट बहुत कम है। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आई और ये गिरावट आज भी जारी है, लेकिन ये गिरावट बहुत कम है। आगे है जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक। दो घटक कौन से? एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर। तीसरा घटक है कौन सा? प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। जिन लोग यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवास। प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय, दो प्रकार का हो सकता है। देश के भीतर क्या होगा? आंतरिक, यानी जैसे कोई हरियाणा से उत्तर प्रदेश चला गया या उत्तर प्रदेश से हरियाणा आ गया, उसे बोलेंगे आंतरिक। इसी प्रकार से यदि भारत से कोई दूसरे देश में जाता है, उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये भारत से कोई दूसरे देश में जाता है, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आगे है आंतरिक प्रवास, यानी जो मान ले ये है यूपी, उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, यहाँ से प्रवास होता है, यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, इसे बोलते हैं आंतरिक व्यापार, इसे बोलते हैं आंतरिक प्रवास। इससे देश की जनसंख्या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश में जनसंख्या सेम बनी रहती है, लेकिन राज्यों में फर्क पड़ता है। जहाँ से जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो सकती है, लेकिन जहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, पहुँचते हैं, रहते हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। जैसे गेहूँ की कटाई करने के लिए, धान लगाने के लिए बिहार या उत्तर प्रदेश से लोग हरियाणा में आते हैं, तो हरियाणा में जनसंख्या अधिक हो जाती है और उत्तर प्रदेश या बिहार में जनसंख्या कम हो जाती है। आगे लेकिन यही प्रवास जब एक देश से दूसरे देश में होता है तो देश की जनसंख्या में फर्क पड़ता है। वही बात है राज्यों वाली। आगे है भारत में अधिकतर प्रवास कैसे होता है? ग्रामीण से शहरों से शहरी की ओर होता है, यानी गाँव से लोग शहरों की ओर जाते हैं भारत में। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो गांव में
बेरोजगारी है, गरीबी है। इस कारण से शहरों में जाते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके और अपनी गरीबी दूर कर सकें। इसे बोलते हैं अपकर्षक। अपकर्षक ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षक कारक प्रभाव करते हैं, यानी अपकर्षक का मतलब जहाँ से भेजा जाता है, पुश मैन धकेलना। दरवाजों के बाहर लिखा होता है पुश, यानी बाहर की ओर खींचो, यानी इनको कौन धकेलता है? गांव के कारक धकेलते हैं। कौन से कारक होते हैं जो लोगों को शहरों में जाने के लिए मजबूर करते हैं? गरीबी, बेरोजगारी, प्रतिकूल अवस्थाएं। प्रतिकूल अवस्थाएं किस में आती हैं? अपकर्षक यानी पुश। नगर का अभिकर्षक, यानी जो नगर है अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों को। ये नगर है मान लीजिए अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों को, इसे बोला जाता है अभिकर्षक। यानी पुल, पुल माने खींचना होता है, यानी अपनी ओर जनसंख्या को शहर खींचते हैं, इसे अभिकर्षक बोलते हैं। वृद्धि में अच्छे जीवन स्तर का दर्शाता है। होगी प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता है, केवल ये जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र और लिंग को प्रभावित करता है। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को परिवर्तन होता है। जो गांव है और नगर की जनसंख्या का जो संरचना है, संरचना मतलब भाई किस उम्र के कितने व्यक्ति हैं उसको भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों की जनसंख्या, यानी भारत में जो ग्रामीण और नगरीय प्रवास में के कारण ही शहरों में और नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का। 1951 में कुल जनसंख्या कितनी थी? 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय थी। कितनी? 17.29% नगरीय जनसंख्या थी 1951 में। और 2011 में कितनी होगी? कितनी हो गई? 31.80 हो गई। और 1951 में कितनी थी? लगभग 17। और 2011 में 31.80 है शहरी जनसंख्या। एक दशक में 2001 से 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 35 से 53 हो गई है। यानी वर्तमान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? 53। और 2001 में कितने थे? 35। याद रखेंगे 2001 में 35 और 53 थे। कब? 2011 में। कितने? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के बीच लोगों की जनसंख्या को दर्शाता है। यानी आयु संरचना किसको दर्शाती है कि वह किस स्थान पर किस आयु के लिए व्यक्ति रहते हैं। यह जनसंख्या का मूलतः विशेषताओं का एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी, काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की जनसंख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी को सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती है। सामाजिक आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती है भाई वहाँ पर जनसंख्या कैसी है, वह बच्चे हैं, वयस्क हैं या वृद्ध हैं, जनसंख्या कितनी है, ये सब किसको प्रभावित करती है? सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती है। किसी राष्ट्र की आबादी का सामान्य 3 वर्गों में बांटा गया है। बच्चे 15 वर्ष से कम में आते हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, यानी ये किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं, जीरो होते हैं कमाई में। यानी कि भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। ये कौन उपलब्ध कराता है? कि माता पिता उपलब्ध करवाते हैं। कौन से? भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य। आगे वयस्क 15 से 59 वर्ष के बीच, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील कैसे होते हैं? उत्पादनशील होते हैं, जैविक होते हैं। यह जनसंख्या की कार्यशील वर्ग होता है, यानी कमाऊ वर्ग यही होता है 15 से 59 वर्ष के बीच। वृद्ध 59 से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील, यानी आर्थिक रूप से उत्पादनशील और अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं, या ये क्या होते हैं?
अवकाश यानी रिटायरमेंट भी हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, इनकी मर्जी है काम करो या ना करो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। इनको किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वर्ग की नियुक्ति की जा सकती है। भारत में किस वर्ग के अधिक हैं वयस्क? कितने हैं? 58.7। बूढ़े कितने हैं भारत में? 6.9। और बच्चे कितने हैं? 34.4। भारत को इसीलिए युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 58% युवा हैं। बच्चे, वृद्ध, जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं अब भारतीय जनसंख्या के आश्रित अनुपात में आते हैं। आश्रित का मतलब क्या होता है? ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, खुद काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर करते हैं। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितने? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। याद रखेंगे 1000 पुरुषों पे बात है या कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसे क्या बोला जाता है? लिंग अनुपात बोला जाता है। ठीक है। 1951 से लेकर 2011 तक का लिंग अनुपात दर्शाया गया है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। 1951 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? आज़ादी के बाद पहली जनगणना की गई थी 1951 में। कितना था? 946। और वर्तमान में कितना है? 943, यानी 3 का अंतर आया है। यदि आप याद करना चाहो तो सभी का याद कर सकते हो। 1961 में 41, 71 में 30, पिछले याद कर लो 46, 41, 30, फिर 34, 29, 33। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो सभी को। केरल में कितना लिंग अनुपात रहता है भारत में? 1000 पुरुषों पे महिलाओं का अनुपात कितना है? 1084 महिलाएं हैं, यानी 1000 तो पुरुष हैं, यहाँ पर 84 महिलाएं क्या है? ज़्यादा हैं। जो पांडिचेरी है, जिसे पुडुचेरी बोलते हैं, यहाँ पर 1000 महिलाओं पर 1038 हैं, यानी यहाँ पर 38 महिलाएं अधिक हैं पुरुषों से। जबकि दिल्ली में 866 है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है। हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? 877 है। कितना? 877 है, यानी हरियाणा में महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की अपेक्षा। आगे साक्षरता। साक्षरता यहाँ पर कोई खास बात नहीं दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है किसी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा गया है। वैसे नहीं लिख सकता, वो समझ कर लिख सके। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की यानी भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 73%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? 80.9, महिलाओं की थी 64.6। व्यवसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय श्रेणी में बांटा गया। किनको? व्यवसायों को। याद रखेंगे व्यवसायों को 3 श्रेणी में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक कौन से होते हैं? प्राथमिक वो होते हैं जो हम सीधा प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं या किसी कार्य को हम प्राकृतिक रूप से करते हैं। जैसे कृषि करते हैं हम, जो ज़मीन है वो प्राकृतिक है, उस पर कृषि करते हैं हम, क्या हुआ? प्राकृतिक हुआ। आगे है पशुपालन। पशुपालन हम पशुओं को किससे प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, यानी भगवान से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से पेड़ हैं, पेड़ भगवान उगाता है, प्रकृति उगाती है। एवं मछली पालन किया जाता है,
ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। खनन भी क्या है, प्राकृतिक है। द्वितीयक कार्य कौन से होते हैं, जो हमने पहले जो प्राथमिक कार्य किए हैं उनको शोधन करना, उनको अधिक मूल्यवान बनाना, क्या होता है, द्वितीय कार्य। 81 का मूल्य गन्ना प्राप्त हुआ, गन्ना को अधिक उत्पादित और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए हम उसको चीनी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कपास प्राप्त करते हैं, कपास से धागा बनाया जाता है। कपास कैसा प्राथमिक है, लेकिन धागा बनाया गया उद्योग में ले जाकर, तो वो कैसा हुआ, द्वितीयक हुआ। द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन के रखने वाले उद्योग, भवन, जिसमें निर्माण किया जाता है, निर्माण कार्य होते हैं, जिसमें निर्माण कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक। तृतीय क्रियाकलाप में कौन से होते हैं, तृतीयक में आती है सेवाएं। सेवाएं किसी प्रकार की हो सकती है, परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं, वाणिज्य सेवाएं और राजनीतिक सेवाएं। इस प्रकार से सेवाएं होती है तृतीयक में। देखो याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों के लोग अधिक लगे होते हैं, यानी दो विकसित देश हैं उनमें द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य में अधिक लोग लगे होते हैं, प्राथमिक कार्यों में कम लगे होते हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें लोग प्राथमिक कार्यों में अधिक लगे होते हैं और द्वितीय कार्यों में कम लोग लगे होते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 64%, भारत में जो पूरी जनसंख्या है उसका 64% केवल कृषि कार्य में लगा हुआ है। याद रखेंगे, कैसा कृषि कार्य कैसा है, प्राथमिक कार्य। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के कार्यों में कितने लोग लगे हैं वर्तमान में भारत में, द्वितीयक कार्यों में 13% लगे हैं और तृतीय कार्यों में 20% लगे हैं, और बाकी किस कार्यों में लगे हैं, प्राथमिक कार्यों में लगे हैं। बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण वृद्धि के कारण द्वितीय कार्य और तृतीय कार्यों के व्यवसायों में परिवर्तन हो रहा है, यानी द्वितीय कार्य तृतीय कार्यों में अब लोग ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं। आगे स्वास्थ्य है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। मृत्यु दर जो 1951 में कितनी थी, 25। 1951 में 25 प्रति हजार मृत्यु दर थी, यानी 25 व्यक्ति मरते थे 1000 पे। 2011 में घटकर कितनी आ गई, 7.2 रह गई। औसत आयु जो लगभग 1951 में कितनी थी, औसत आयु 36.7 वर्ष थी, यानी लगभग 36.5 साल थी, बढ़कर 2012 में कितनी हो गई, 67.9%। अब 36 वर्ष का व्यक्ति मरता था, तो अब लगभग औसत व्यक्ति कितने उम्र के मरते हैं, 67.9। औसत आयु में वृद्धि का कारण क्या रहा है, औसत आयु में वृद्धि का कारण रहा है स्वास्थ्य स्तर में सुधार। यहाँ से कोई खास प्रश्न नहीं बन सकता, चलिए भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सुधार कौन से हैं, जन स्वास्थ्य, संक्रमण बीमारियों का बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग महत्वपूर्ण रहा है। इसके बावजूद भी भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एक चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत है, यानी प्रति व्यक्ति जो कैलोरी की खपत है भारत में बहुत कम है, तथा हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्या किसका शिकार है, कुपोषण का शिकार है। शुद्ध पीने का पानी, मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों के उपलब्ध है, यानी जो शुद्ध पानी है भारत में 1/3 लोगों को मिलता है, बाकी सभी लोगों को किसा पानी मिलता है, प्रदूषित पानी मिलता है। आगे है किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, किशोर जनसंख्या, यानी भारत में युवा सबसे अधिक हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, किसका, किशोरों का। 10 साल से लेकर 19 साल तक के व्यक्तियों को किशोर श्रेणी में रखा गया है। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, यानी भारत में मानव संसाधन अच्छे हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है। जो बच्चे हैं और जो वयस्क हैं इनसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किनको, किशोरों को, जिनकी उम्र 10 से 19-20 होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो जाता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त है, यानी जो भारत में किशोर हैं इनको भोजन मिलता है वो अपर्याप्त है, पोषक तत्व नहीं है। बहुत सी किशोर बालिकाएं
रक्तहीन से पीड़ित हैं, यानी जो भारत में बालिकाएं हैं, महिला लड़कियां हैं, वो किसके प्रभावित हैं? रक्तहीनता। लड़कियों में खून की कमी पाई जाती है। विकास की प्रक्रिया में इनकी समस्याएं पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, यानी जो इनका विकास की प्रक्रिया पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। किशोर बालिकाओं, ये लड़कियों की बात है यहाँ पर, को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण का सुधार किया जाना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस तथ्य को? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को ध्यान में रखते हुए 1952 में, याद रखेंगे इस डेट को, एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में। क्यों किया था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत नई जनसंख्या को कम करने के लिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत था। किसको? पितृत्व को, जो पिता थे, व्यक्ति थे, उनका परिवार, उनका क्या किया गया था? उनकी नसबंदी की गई थी। पुरुषों की नसबंदी की गई थी। कब? 1952 में। बाद में महिलाओं की आ जाने लगी थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजन के परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई। कब आई? 2000 में आई थी। कई वर्षों के नियोजन का परिणाम थी यह। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यानी 2000 में जनसंख्या नीति आई। पहली नीति कब आई? 1952 में। उसमें क्या चलाया गया था? परिवार नियोजन। जो पुरुष हैं उनका ऑपरेशन किया गया था, नसबंदी की गई थी। दूसरी कब आई? 2000 में आई। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और शिशु मृत्यु दर को कितना करना है? 1000 पे 30 से कम करना है, यानी जो 1000 पे 30 व्यक्ति मरते, इससे कम करना है। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियां चलाई गई। बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाया गया, यानी परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाया गया। आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों को पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भाधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों को किशोर किशोरियों को संरक्षण करना, यानी जो गर्भधारण के बीमारियां होती हैं या यौन संबंधों से बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के प्रति क्या करना? संरक्षण करना, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देना, इन पर जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे उसका उद्देश्य क्या था कि देर से तो विवाह हो लड़कियों का लड़कों का, और देर से ही संतान की उत्पत्ति हो। असुरक्षित यौन संबंधों के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंचाना, खरीद के भीतर बनाना, इन जो गर्भ निरोधक सेवाओं को खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूर्ण करना, पौष्टिक सेवाओं उपलब्ध करवाना, बाल विवाह को रोकना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोगों का बहुमूल्य संसाधन होते हैं। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के जो लोग होते हैं उस राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं। वो एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या की कार्य क्षमता प्रदान करती है। आगे दिए हैं अभ्यास के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की जनसंख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाते हैं? किसमें? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। जहाँ से व्यक्ति गया है यहाँ पर भी परिवर्तन आएगा, और जहाँ पहुँचेगा वहाँ भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। यहाँ की जनसंख्या अधिक होगी, यहाँ जनसंख्या कम होगी। आगे है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में किसका परिणाम होता है? किसका परिणाम होता है? उच्च जन्म दर का होता है। यदि अधिक उच्च जन्म दर होगी तो अधिक बच्चे होंगे। यहाँ पर यह बात कही गई है। निम्नलिखित में से
कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है? प्रति वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यानी एक वर्ष में जितने लोगों की संख्या में वृद्धि होती है वो जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसे माना गया है? इसका आंसर होगा गए। यानी 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है। आगे है निम्नलिखित में से उत्तर संक्षेप में दीजिए। फ्रेंड्स, ये बड़े प्रश्न दिए गए अपने काम के नहीं हैं। आगे ये शब्दावली दी गई है। अपवाद क्या होता है? ऋतु विज्ञान, जलवायु विज्ञान में क्या प्राय है बात दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी 9वीं कक्षा की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। हम 10वीं कर चुके हैं, अब 9वीं की कंप्लीट कर दी है। अब हम 8वीं की ज्योग्राफी करेंगे।